इंटरनेट पर अगर किसी मूवी ने मुझे अंदर से तोड़ा है तो वो है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ये मूवी की एंटायर स्टोरी हमारे दो मेन कैरेक्टर सेत्सुको और उसके भाई साइता के बोन के अराउंड यहाँ से यहाँ तक है। ये स्टोरी की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहाँ एक लड़के की स्पिरिट बताती है कि कैसे 21 सितंबर 1945 में उसकी डेथ हो गई थी। ये स्पिरिट वहाँ कोने में पड़े एक लाचार और बेबस लड़के की ओर देख रहा होता है। उस लड़के की ऐसी हालत देखकर सभी लोग उससे बस निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक भला आदमी उस लड़के को खाने के लिए देता है, पर वो लड़का इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि वो वहीं पर गिर जाता है और गिरने के बाद उस लड़के की सांस बस एक नाम के साथ निकलती है, सेत्सुको। कहानी का अगला फ्लैशबैक हमें मेन स्टोरी की ओर लेके जाता है जहां जापान में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से भगदड़ मची हुई है। अमेरिकन प्लेन्स गांव के लोगों पर लगातार बॉम्ब की बारिश कर रहे होते हैं। तभी हम उस स्पिरिट वाले लड़के को देखते हैं जो अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन सेत्सुको के साथ रहता है। सायता अपना जरूरी सामान अपने घर के बैकयार्ड में छिपा रहा होता है कि तभी उसकी माँ उससे कहती है कि वो शेल्टर की ओर जा रही है और थोड़ी देर बाद वो भी अपनी छोटी बहन सेत्सुको के साथ शेल्टर की ओर आ जाए। कुछ देर बाद साइता भी अपनी छोटी बहन सेत्सुको को अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है और जाने से पहले साइता सेत्सुको की फेवरेट डॉल और अपने पापा की फोटो भी ले लेता है जो कि जापानीज नेवी में कैप्टन थे। पर अनफॉर्चुनेटली साइता वहाँ से जाने में देर कर देता है और उनके घर से निकलने से पहले ही हर तरफ आग के गोले बरसने लगते हैं और वहाँ के सारे घर उस आग में जल जाते हैं। अब इतनी सारी आग देखकर सेत्सुको काफी डर जाती है और साइता भी घबरा जाता है। साइता उस जलते हुए इलाके से दूर जाकर एक ब्रिज के नीचे रुक जाता है और बॉम्बिंग के रुकने का वेट करता है। सेत्सुको उसे बताती है कि उसका एक जूता कहीं पर गिर गया है, लेकिन साइता उससे वादा करता है कि वो उसे एक नया जूता ला कर देगा। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और साइता अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो देखता है कि उसका पूरा गांव जलकर राख हो चुका है। सेत्सुको साइता से पूछती है कि भैया क्या हमारा घर भी जल चुका होगा, तो साइता कहता है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, डैड इसका बदला जरूर लेंगे। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि घायल लोगों का इलाज एलिमेंट्री स्कूल में किया जा रहा है। जैसे ही साइता वहाँ पहुंचता है एक लेडी उसे साइड में ले जाकर बताती है कि उसकी माँ बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी है। ये सुनकर साइता काफी घबरा जाता है और अंदर जाकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है और जब वो किसी तरह अपनी माँ को ढूंढ लेता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की पूरी बॉडी जल चुकी है और खून से सनी हुई है। एक ऑफिसर साइता को बताता है कि उसकी माँ की सांसें अभी भी चल रही हैं और अगर वो एक अच्छे हॉस्पिटल में उन्हें ले जाए तो शायद वो अभी भी बच सकती है। साइता बाहर आकर अपनी बहन को बताता है कि उनकी माँ को बस थोड़ी बहुत चोट लगी है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। सेत्सुको रोने लगती है और कहती है कि उसे माँ की बहुत याद आ रही है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि साइता की माँ की डेथ हो जाती है और बाकी लोगों के साथ उन्हें भी जला दिया जाता है। साइता सेत्सुको से उनकी माँ के मौत के बारे में नहीं बताता और वो कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, तब तक हम हमारी आंट के यहाँ रहेंगे। अगले दिन साइता अपने जले हुए घर में अपना सामान लेने जाता है जो उसने स्टार्टिंग में अपने घर के बैकयार्ड में छिपाया था। उसमें उसे सबसे पहले एक फ्रूट ड्रॉप्स का बॉक्स मिलता है जो कि एक किस्म की कैंडी होती है। वो ये सारा सामान अपनी आंट को दे देता है और उनकी आंट उसे ताना मारती है कि अरे वाह, इतना बढ़िया सामान तो नेवी वालों को ही मिलता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि साइता अपनी बहन को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है और साइता वहाँ उसे बहुत सारी फायर फ्लाइज दिखाता है। अगले दिन जब साइता और सेत्सुको घर पर होते हैं तो उनकी आंट साइता से आकर कहती है कि क्या तुम्हें स्कूल वगैरह नहीं जाना होता है क्या बच्चे। साइता अपनी आंट को बताता है कि उसका स्कूल तो पूरी तरह से जल चुका है। एक्चुअली वो आंटी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं देती थी, पर साइता अपनी बहन को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। अगले दिन हम देखते हैं कि जो सामान साइता ने उसकी आंटी को दिया था उसमें साइता की माँ के कुछ कीमोनो होते हैं, जिसे देखकर वो आंटी साइता को उन्हें बेचकर घर के लिए चावल लाने के लिए कहती है। पर सेत्सुको वो कीमोनो देखकर रोने लगती है और वो कहती है कि ये उनकी माँ के है और वो उन्हें ना बेचे, पर उनकी आंटी उन कीमोनो को बेचकर चावल ले लेती है। अगली सुबह साइता की आंटी उसके हस्बैंड के लिए राइस बॉल बना रही होती है, जिसे देखकर साइता सेत्सुको से कहता है कि सेत्सुको अभी तो तुम खिचड़ी खा लो, दोपहर में तो तुम्हें राइस बॉल मिलेंगे। लेकिन तभी उसकी आंटी कहती है कि नहीं, दोपहर में भी तुम्हें खिचड़ी ही मिलेगी, अगर तुम्हें अच्छा खाना चाहिए तो तुम्हें काम करना होगा। और जाते जाते उन्हें ताना मारती है कि कल से अपना खाना तुम दोनों खुद ही बनाओगे। अगले दिन साइता अपनी बहन को बैंक लेके जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ के अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं और फिर खाना बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदते हैं। अब ये चीज उनकी आंटी को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है क्योंकि आखिर वो वही काम कर रहे थे जो उनकी आंटी ने उनसे करने के लिए कहा था, खुद का खाना खुद बनाना। उनकी आंटी को साइता और सेत्सुको बहुत ज्यादा खटकने लग जाते हैं, इसलिए साइता उस घर को छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। वो दोनों एक पुराने शेल्टर में जाके रहने लग जाते हैं। पर जब रात होती है तो सेत्सुको काफी डरने लगती है, इसलिए साइता एक बाल्टी में बहुत सारी फायर फ्लाइज को लेके आता है, जिससे वो जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अगली सुबह साइता देखता है कि सेत्सुको उन सभी मरी हुई फायर फ्लाइज को जमीन में दफना रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वार में मरे हुए लोगों को एक साथ दफनाया और जलाया जा रहा था। और सेत्सुको साइता से कहती है कि मैं इन्हें ग्रेव दे रही हूँ, जैसे कि हमारी माँ इस वक्त ग्रेव में है। साइता चुप हो जाता है, पर उसकी बहन उसे बता देती है कि उसकी आंट ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसकी माँ मर चुकी है और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। साइता की आंखें भर आती है ये जान के कि उसकी बहन को सब कुछ पहले से मालूम था, पर फिर भी उसने कभी उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि यार वो एक बच्ची ही तो थी। पर वो जानती थी कि उसे खुश करने के चक्कर में कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसका भाई भी खुश रहता था। साइता सेत्सुको से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों माँ की ग्रेवयार्ड
यार्ड के पास जाएंगे और प्रे करेंगे। अब अगले दिन वो दोनों फार्मर के पास जाते हैं राइस खरीदने के लिए, पर वो फार्मर उन्हें मना कर देता है क्योंकि वार की वजह से उसे खुद भी राशन कम पड़ रहा है। साइता दुखी होकर अपने शेल्टर की ओर जाने लगता है और थोड़ी आगे चलकर उन्हें एक खेत दिखाई देता है जहाँ से वो कुछ सब्जियां चोरी कर ले आते हैं। उसके बाद वो अपने शेल्टर में आ जाते हैं और साइता देखता है कि सेत्सुको की पूरी बॉडी पर इन्फेक्शन फैल चुका है और खाना ना खाने की वजह से वो काफी कमजोर भी हो चुकी है। अब उसी रात साइता सेत्सुको के लिए एक खेत से गन्ना चुराने के लिए जाता है, लेकिन तभी उस खेत का मालिक वहाँ आ जाता है, पर साइता किसी तरह उससे बच के वापस शेल्टर में आ जाता है। पर वो फार्मर भी साइता का पीछा करते करते वहाँ पहुंच जाता है और वो देखता है कि साइता ने उसी खेत से काफी सब्जियां भी चुरा रखी हैं। साइता अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि ये सब कुछ उसने अपनी बहन के लिए किया है, उसने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन वो फार्मर साइता को बुरी तरह से पीटता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। लेकिन वो पुलिस वाला काफी अच्छा इंसान होता है। वो साइता की ऐसी हालत देखकर उस फार्मर से कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें एक बच्चे को पीटने के जुल्म में अंदर डाल दूंगा। और उस फार्मर के वहां से जाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर साइता को समझाता है कि देखो बच्चे, इस बार तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और वो पुलिस ऑफिसर साइता को वहां से जाने देता है। बाहर आकर साइता सेत्सुको से नजरें नहीं मिला पाता है और अपनी लाचारी पर रोने लगता है। अब खाने की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से साइता एक तकनीक अपनाता है। जब भी सायरन बजता है और बॉम्बिंग होती है, लोग शेल्टर की ओर चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर साइता उनके घरों से खाना चुरा लेता है और अपने शेल्टर की ओर आ जाता है। साइता अपनी बहन के लिए एक चोर लुटेरा बन चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि सेत्सुको अब और भी ज्यादा बीमार हो चुकी है। अब अगले दिन साइता अपनी आंटी को चोरी के कपड़े के बदले खाना लेने जाता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि अब खाना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब साइता जैसे ही शेल्टर की तरफ आता है तो वो सेत्सुको को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे डायरिया, वीकनेस और रेसिस हो चुके हैं और अगर इसे ठीक से खाना नहीं मिला तो ये जल्दी ही मर जाएगी। साइता सेत्सुको को लेकर वापस शेल्टर की ओर जाने लगता है और वो रास्ते में सेत्सुको से पूछता है कि आखिर वो क्या क्या खाना चाहती है। सेत्सुको साइता से कहती है कि भैया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो। अगले दिन साइता को एक और बुरी खबर मिलती है कि वार में नेवी के सभी शिप्स डूब चुके हैं और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। साइता समझ जाता है कि इस वार ने उससे उसके पापा को भी छीन लिया है। साइता अपने शेल्टर में वापस आ जाता है और वो देखता है कि सेत्सुको की हालत काफी खराब हो चुकी है। वो उसे वाटरमेलन का एक टुकड़ा खिलाता है, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी थी। साइता बाहर खाना बनाने जाता है और हम देखते हैं कि सेत्सुको वाटरमेलन खाते खाते अपनी आंखें बंद कर लेती है हमेशा के लिए। जिसके लिए साइता इतने दिनों से जी रहा था वो भी अब जा चुकी थी। उस रात साइता सेत्सुको के साथ बिताए हुए सारे पल याद करने लगता है और अगले दिन साइता सेत्सुको की बॉडी को एक बॉक्स में रखकर जला देता है। इस वार ने साइता से उससे उसका सब कुछ छीन लिया था और पूरी तरह से टूटने की वजह से वो भी एक स्टेशन पर जाकर मर जाता है। और जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था, एक सफाई कर्मचारी साइता के जेब से फ्रूट ड्रॉप्स का बॉक्स निकालकर बाहर फेंक देता है और तभी सेत्सुको की स्पिरिट वहां आ जाती है। वो अपने भाई की ओर जाने लगती है, पर तभी साइता की स्पिरिट उसे वहां आकर रोक लेती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और उससे कहती है कि अब कोई भी वार हमें अलग नहीं कर सकता है। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।